हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका दोस्त डीके सिंह यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित तैयारी करवाते रहता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर सेट 1 साइंस के लिए है ना, जो कि हिंदी मीडियम में यहाँ पे आया हुआ है ना, तो इसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्टिव है। आपका ये विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, ठीक है ना। क्लास 10 का साइंस है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले पेपर आपका जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं और इसका हम लोग यहाँ पे आंसर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, है ना। और जैसे जैसे मॉडल सेट यहाँ पे आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे सबको डिस्कस करके फिनिश कर लेंगे। फिलहाल तो एक ही मॉडल सेट आया हुआ है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। बाकी हम लोग मॉडल सेट जब आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेट है 1 जो कि 40 नंबर के लिए आएगा। और आपको पैटर्न पहले से पता ही है दोस्तों। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं कि टोटल आपके पास 19 सवाल रहेगा, है ना। तो 19 सवाल में 1 से 7 तक, फिर आपका 8 से 14 तक, फिर 15 से आपका 19 तक 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन, जिसमें 5 आपको बनाना है, तो 2-2 नंबर का 5 दूना 10 हो गया। उसी प्रकार सेक्शन बी में देखिएगा तो 7 सवाल यहाँ पे भी टोटल है, आपको 5 ही बनाना है, तो 5 15 नंबर यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार 15 से 19 सेक्शन सी हो गया, वहां पे सिर्फ 3 हमको जवाब देना है। टोटल 5 रहेगा, लेकिन हमको कितना बनाना है? 3 बनाना है, तो 5 दिया 15 नंबर। ये 5-5 नंबर वाले सवाल रहेंगे, ठीक है ना, सेक्शन सी में। तो 15 नंबर यहाँ से, 15 नंबर यहाँ से और 10 नंबर सेक्शन ए से। तो 15 दूना 30 और 10 40 नंबर का आपको आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव पेपर सेक्शन ए सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव पेपर में देखिए, यहाँ पे आपका जो पहला सवाल आपके पास यहाँ पे है ना। पहले सेक्शन ए पूरा ही आप यहाँ पे देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है ना। सेक्शन ए पूरा देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों के लिखे, है ना। 2 गुण लिखना है, मैंने 2 खासियत हम लोग को यहाँ पे लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग 2 गुण यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे करते देखते चले जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका जो पहला जो गुण है यहाँ पे, पहला गुण आपके पास है चुंबकीय क्षेत्र का, वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जो होते हैं हमारे पास वे उत्तरी ध्रुवों से, है ना। उत्तरी ध्रुव का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, है ना। उत्तरी ध्रुव से जो है यहाँ पे उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाएगा। ये भी इसका गुणधर्म है। वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये भी इसका गुणधर्म है। तीसरा आपके पास गुणधर्म यहाँ पे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वक्र वक्र रेखाएं होती है, ठीक है ना। ये हो गया तीसरा गुणधर्म। पूछा 2 ही है, लेकिन हम लोग 3-4 याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कोई भी 2 लिख सकते हैं, मन करे तो आप 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और चौथा गुणधर्म इसके पास क्या है यहाँ पे कि ये एक दूसरे को एक ही दिशा में गमन करते हुए विकर्षित करती है, मतलब रिपल्सन, विकर्षित करना। एक ही दिशा में रहेगा ना तो चुंबक क्या करेगा? विकर्षण करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग रहेगा, मान लीजिए, तो आकर्षण होगा। और दोनों सेम अगर रहेगा ना आवेश, तो क्या होगा? विकर्षण करेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल नंबर 1 का आंसर समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2 यहाँ पे हम लोग देख लीजिए। 2 नंबर सवाल में आपके पास है कि अवतल दर्पण कनकेव मिरर, है ना। अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब के लिए एक स्वच्छ किरण आरेख हमको खींचना है। कब? जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र पे हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है दोस्तों। वक्रता केंद्र कहने का मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तब के लिए हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आपका गारंटी है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तय है ना। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जब प्रतिबिंब का हम लोग को बताना है स्वच्छ किरण आरेख, जब यहाँ पे वस्तु का जो बिंब है, यानी वस्तु कहाँ पे है आपका? वक्रता केंद्र पे है। वक्रता केंद्र मतलब सी पर है, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम लोग कैसे बनाएंगे देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। किरण आरेख यहाँ पे देख लीजिए और आप अच्छा से प्रैक्टिस को कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए आपका, तो बिंब का स्थिति जो है कहाँ पे बोला गया? वक्रता केंद्र पे। तो ध्यान आपको रहना चाहिए दोस्तों कि जब भी बिंब यानी वस्तु का जो आपका स्थिति है वो वक्रता केंद्र पे रहेगा, यानी कि सी पर रहेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा? सी पर ही बनेगा। अगर सी पे आपका मान लीजिए सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, तो जब वक्रता केंद्र पे बिंब का स्थिति रहेगा, वस्तु का स्थिति रहेगा, तो प्रतिबिंब भी आपका सी पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा, बराबर साइज का बनेगा। और प्रकृति यानी नेचर कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है दोस्तों। रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ए बी यहाँ पे क्या लिए? ए बी हमारे पास जो है यहाँ पे
बिंब है। और यहाँ पे देखिए आपका ये आपका ए डैश बी डैश क्या है, आपका प्रतिबिंब है। तो हम लोग यहाँ पे वस्तु को यहाँ पे जैसे रखे ना, तो यहाँ से आपका जो है किरण यहाँ पे टकराया, कहाँ पे टकराया, दर्पण में टकराया, और टकराने के बाद कहाँ पे जा रहा है, ये आपका फोकस से जा रहा है। उसी प्रकार नीचे से देखेंगे ना, तो यहाँ पे टकराया और यहाँ से फोकस से जा रहा है, तो फोकस में कटेगा, है ना। कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे मतलब कटने का मतलब क्या है कि आप यहां से अगर बनाएंगे एक ऊपर से भी, तो भी इधर से पास करेगा। दोनों में से कोई एक बनाइएगा, मैंने दोनों दिखा दिया आपको, आपको दोनों नहीं बनाने का जरूरत है, आप सिर्फ एक बनाइएगा। अगर ऊपर अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ पे दिखा रहे हैं तो यही ज्यादा सही है, ज्यादा केस में यही बनाते हैं लोग, नीचे से कोई बनाता नहीं है। ऊपर में बीम को रखेगा तो नीचे तरफ क्या आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब आपका क्या हो गया, एच डैश, ये हो गया एच डैश, एच क्या आपके पास बिंब हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं इस तरीका से किरण आरेख आपको बनने वाला है। ऊपर वाला आप बनाइएगा, नीचे वाला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए डैश बी डैश और ए बी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ए बी जो है ए डैश बी डैश के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये किरण आरेख आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर सवाल में यहाँ पे आइए कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है, उसका उदाहरण भी देना है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, उसका हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, उसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है यहाँ पे कि वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक, ठीक है ना, अम्ल एवं क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल बना सकता है या बनाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब ये ऑक्साइड क्या होगा, अम्ल से भी विक्रिया कर सकता है और ये क्षार से भी कर सकता है, एक ही साथ नहीं, अलग अलग, अम्ल के साथ अलग करेगा और क्षार के साथ अलग करेगा। देखिए मैंने उदाहरण लिया हुआ है, तो उदाहरण 2 को मैंने क्या लिया हुआ है, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और जिंक का ऑक्साइड है। ये दोनों को दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है दोस्तों। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, फिर आपका जिंक ऑक्साइड के साथ HCl, तो जिंक क्लोराइड बना गया, वाटर बना देगा। जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हो गया, 2NaOH, ये आपका बेस हो गया, क्षारक हो गया, ये आपका अम्ल था, आपका क्षारक है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम लोग इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2ZnO2, है ना, जिंकेट, एक आपका सोडियम जिंकेट है। तो ये आपका हो गया, उदाहरण इसका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा सवाल भी आपको समझ में आ चुका होगा। चौथा सवाल देख लीजिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। चौथा सवाल देखिए यहाँ पे, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो हम लोग यहाँ पे 4 नंबर का भी आंसर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 नंबर का आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर क्या है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके संख्याओं के, यानी यहाँ पे आपको परमाणु संख्या होना चाहिए, उनके परमाणु संख्या, छूट गया है दोस्तों यहाँ पे, ये आपका होगा परमाणु संख्या ना, उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, टॉपिक नंबर के, ठीक है ना, फंक्शन। तो आवर्त फलन होते हैं यानी कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है और इसमें अक्रिय गैसों यानी कि नोबल गैसों को 18वें समूह में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपका हो गया आवर्त नियम। मेन आपका आवर्त नियम ये लिखना जरूरी है, उसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तो चल सकता है, लेकिन ये लाइन आपको भूलना नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा इतना, ठीक है दोस्तों। तो काफी थ्योरेटिकल सवाल है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखते चलेंगे। और 5 नंबर देख लिया आपके पास, पित्त का क्या कार्य है, ठीक है ना। 5 आपके पास है, पित्त का क्या कार्य है। तो हम लोग यहाँ पे पित्त का कार्य हम लोग देख लेते हैं। तो पित्त के निम्नलिखित कार्य यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, 3 कार्य मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो पहला क्या है कि पाचन में मदद कर सकता है, दूसरा क्या है कि वसा को फैटी एसिड में तोड़ देता है, मतलब ब्रेक करता है, और तीसरा क्या है कि लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम को, कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मिल चुका है 5 नंबर का सवाल। 6 नंबर सवाल यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे 6 नंबर आपके पास है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, है ना। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन, फूड चेन किसे कहते हैं उसका हमें उदाहरण देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आंसर देख लीजिए, ये आपका है खाद्य श्रृंखला, है ना, फूड चेन। तो फूड चेन का यहाँ पे उदाहरण आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे है ना, ये है क्या, तो खाद्य के क्रम और एक स्तर से दूसरे स्तर, है ना, एक स्तर से दूसरे स्तर ऊर्जा के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, यानी कि फूड चेन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। जैसे मान लीजिए पौधे, यहाँ पे जो है पौधे लिखा हुआ है मैंने, एक पौधे का उदाहरण के तौर पे क्या है यहाँ पे कि एक पौधे का कीड़े के द्वारा भक्षण किया जाता है, कीड़े के द्वारा भक्षण किया जाता है। यहाँ पे छूट गया आपका भक्षण, भक्षण का मतलब क्या, खाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कीड़े के द्वारा
द्वारा भक्षण किया जाता है, और कीड़े को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खा जाता है, और सांप को कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मान लीजिए घास को हिरन खा जाएगा, हिरन को बाघ खा जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास फूड चेन है, यानी कि खाद्य श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका उदाहरण हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर सवाल में यहाँ बढ़िया, यहाँ पे ये आपका सेक्शन ए का लास्ट सवाल हो गया। ऐसे तो आपको 5 ही बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे सातों का सातों यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ताकि कोई भी 5 आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर सवाल में आ जाइए। डायरेक्ट आंसर पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखिए, है ना। पहला है हाइड्रा, दूसरा है राइजोपस। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि दोनों में यहाँ पे क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, मतलब इनके लिए 2 जीवों का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही जीव से इनका काम हो जाएगा, हाइड्रा में भी और राइजोपस पे भी। ठीक है दोस्तों, तो अलैंगिक जीवन इसका आंसर हो जाएगा। और इसका और थोड़ा आंसर बढ़ा के अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है ना, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होगा, जबकि आपका राइजोपस में जो जनन होगा वो किसके द्वारा होगा? बीजाणु गठन द्वारा, बीजाणु गठन द्वारा होता है। दोनों में किस प्रकार का? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन होता है। ठीक दोस्तों, तो 7 नंबर आंसर का भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप, सेक्शन बी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि 3-3 नंबर का सवाल यहाँ पे होगा ना। 8 से लेकर 14 तक जो है आपका 3-3 नंबर वाला सवाल है। ठीक है ना, ये 3-3 नंबर वाला है, लघु उत्तरीय है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो अति लघु उत्तरीय था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लघु उत्तरीय हम लोग देख लेते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पे लघु उत्तरीय हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो उसमें हम लोग 3-3 नंबर का सवाल पहला पढ़ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष है क्या, है ना। मायोपिया हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष है क्या, हमें इसका आंसर बता देना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष का हम लोग आंसर यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले ये है क्या? सेक्शन बी का पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो निकट दृष्टि दोष का यहाँ पे देखिए परिभाषा, कि जब निकट की वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकेंगे हम लोग, लेकिन जो दूर की वस्तु होगा ना वो स्पष्ट रूप से हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दोष का कारण भी हमसे पूछा गया, क्या कारण है? तो पहला कारण आपका हो गया यहाँ पे कि फोकस दूरी का अधिक हो जाना, और दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है दोस्तों, तीसरा यहाँ पे देख लीजिए, उसी में पूछा गया इसका निवारण क्या है। निवारण का मतलब क्या है दोस्तों? इलाज, इसका इलाज क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका इलाज क्या है हमसे ये पूछा गया है। तो इसका इलाज कैसे करते हैं हम लोग? अवतल लेंस का प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, इसका इलाज हम लोग कैसे करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग से हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेपर भी इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको एक आइडिया दे सकूं, है ना। मेरा यहाँ पे जो वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक आइडिया दे सकूं कि आपको पेपर में जब सवाल पूछा जाता है तो कितना आपको लिखना है। देखिए 3 नंबर का सवाल के लिए आपको बस इतना ही मात्र लिखना है। 1 नंबर यहाँ मिल गया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूसरा यहाँ मिल गया, दूसरा नंबर मतलब 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ, मतलब दोष के कारण क्या है, और तीसरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा कि मतलब इसको निवारण क्या है, अवतल लेंस का प्रयोग। 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 3 नंबर, कहानी खत्म, है कि नहीं। तो ज्यादा आपको नहीं लिखना है, जितना आपसे पूछा जा रहा है ना उतना ही आपको एकदम सही तरीका से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नंबर जो आपको मिलने वाला है ना, आपका चेहरा कोई नहीं देखता वहां पे, जो एग्जामिनर है आपका कॉपी देखेगा। कॉपी में अच्छा से लिखेंगे ना तो मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। सो डोंट वरी, एकदम टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ। 8 आपको समझ में आ गया। सवाल नंबर 9 यहाँ पे है, एक न्यूमेरिकल दे दिया यहाँ पे कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम जो है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब क्या हो गया, भी आपको निकालना है। प्रकृति मतलब नेचर आपको बताना है, उल्टा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, ये सारी चीजें इसमें हो गया। अब साइज हमको बता देना है कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, मतलब जितना आपका बीम यानी कि वस्तु है उससे बड़ा बनेगा प्रतिबिंब या उससे छोटा बनेगा प्रतिबिंब, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल देख चुके होंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे सीधा आंसर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए आपके पास। यहाँ पे आंसर में देखिए यहाँ पे कि मैंने जो दिया हुआ उसको सबसे पहले मैंने क्या किया, लिख लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने उसको लिख लिया। बीम का साइज कितना दिया हुआ, H0 मैंने दिया 7 सेंटीमीटर। बीम का दूरी कितना है, कहां से,
तो बिंब का दूरी हम लोग कहाँ से लेते हैं? दर्पण से। दर्पण का जो ध्रुव होता है ना, दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल, वहां से लेते हैं। तो यू कितना होगा? यू तो हमेशा माइनस में लेते हैं दर्पण में भी, है ना। तो -27 हो गया, तो -27 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थिति मतलब भी निकालना है, प्रतिबिंब का साइज मतलब HI निकालना। आई मतलब इमेज के लिए, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? बिंब, है ना। बिंब यानी कि वस्तु, इमेज मतलब प्रतिबिंब। हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब का साइज यानी HI निकालना है, इमेज निकालना है ना। इमेज का मतलब हाइट निकालना है, ठीक है। प्रकृति मतलब नेचर निकालना है। फोकस दूरी दिया है पहले से 18 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी तो नेगेटिव ही होगा यहाँ पे, अवतल दर्पण है ना, तो फोकस दूरी यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है? 18 निगेटिव लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक जो है आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग इसका आंसर में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं? दर्पण सूत्र का प्रयोग से। देखिए यहाँ पे दर्पण सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो दर्पण सूत्र में क्या होता है? यहाँ पे 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? 1/v, और इधर प्लस में है 1/u, इधर गया तो 1/u माइनस में हो गया, है कि नहीं। अब f का मान -18 और u का मान -27 दिया है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लिख दिया अगला स्टेप में। आगे क्या करना? 18 और 27 के एलसीएम ले ली तो 54 हो गया। 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 18 × 54, तो यहाँ पे -3 हो गया क्योंकि माइनस लगा हुआ है, प्लस है तो प्लस। 27 से डिवाइड कीजिए 54 को 2 बार में, तो 2 एकम 2 हो गया, तो -3 और +2 तो -1 हो गया, तो -1/54 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से आप अगर करेंगे यहाँ पे तो भी का वैल्यू क्या हो गया? -54 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो समय कम लगे और मैं आसानी से आपको समझा सकूं, इसलिए मैं क्या करता हूं ना कि मतलब जो है जब हमको समय मिलता है तो मैं आपके लिए यहाँ पे तैयार कर देता हूं, आपका नोट्स तैयार कर देता हूं फटाफट से। और जब भी यहाँ पे जो है हमको फुर्सत मिलता है तो मैं आपको वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करने का कारण क्या है कि मैं जिस जगह से वीडियो बनाता हूं वहां पे ना काफी शोरगुल होता है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग का है, तो हो सकता है मैं कब कहाँ रहता हूँ थोड़ा गारंटी कभी भी नहीं होता। तो कभी ऐसा भी होता है कि साउंड बहुत ज्यादा होते रहता है, तो उस समय मैं वीडियो नहीं बनाता, बल्कि क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैं पेपर में इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना। और जब शांति का माहौल रहता है तब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ और फिर इसको अपलोड करता हूँ चैनल पे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात आपको समझ में आ गया। अब पेपर में जस्ट आपको इसी तरीका से प्रस्तुत करना है, आंसर को इसी प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आवर्धन का फॉर्मूला, मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन हम लोग क्या जानते हैं? एम बराबर -v/u, दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है -v/u। लेंस रहता ना तो माइनस हट जाता है कि नहीं, लेकिन दर्पण है तो -v/u बराबर hi/h0 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। -54 और -27 दिया हुआ है, माइनस तो फॉर्मूला में है, hi नहीं पता और h0 हमको कितना दिया? 7 दिया हुआ है, तो 7 मैंने रख दिया। अब 27 दूना कितना हो गया? 54। तो माइनस माइनस तो कट गया ये वाला, लेकिन ये तो माइनस रहेगा ना, तो ये माइनस रह गया, तो 27 दूना का हो गया 54। तो ये कितना हो गया? 2 hi/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 दूना का 14, तो hi का वैल्यू कितना हो गया? -14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको साफ साफ पता चल गया कि hi 7 था, सॉरी h0 7 था, यानी वस्तु का जो साइज था वो 7 सेंटीमीटर था, लेकिन प्रतिबिंब कितना बना? 14 सेंटीमीटर का बना, मतलब दोगुना बनेगा, उससे दोगुना बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे क्या पता चला कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कैसे बनेगा? दोगुना बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोगुना कैसे बना हमको कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर आपका जो है वस्तु का जो आपका साइज दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, वस्तु का साइज कितना दिया हुआ था? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जबकि यहाँ पे प्रतिबिंब का जो साइज है 54 सेंटीमीटर आया है कि नहीं। अब माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखाता है कि वास्तविक एवं उल्टा, है कि नहीं, वास्तविक एवं उल्टा। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों कि इस केस में आपको कैसे पता चल गया कि वास्तविक बन रहा है, क्योंकि आप अगर इसका किरण आरेख बनाएंगे ना तो ये जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा और यहाँ पे उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आभासी कब बनता है? जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा, लेकिन ये दर्पण के आगे बना हुआ है इसीलिए वास्तविक है, और प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है इसीलिए उल्टा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 3 नंबर का सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग इस प्रकार से दर्पण का सूत्र लगा के मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज करके इस प्रकार से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व
कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, बहुत आसान सवाल है आपके लिए, 3 नंबर का यहाँ पे सवाल हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है सारे के सारे पूरा न्यूमेरिकल, एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसी प्रकार से ठीक ठाक आपको जो एकदम ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है ना, सवाल बढ़िया समझ लेंगे, इसी प्रकार से आपको बना देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि सवाल नंबर 8 भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए, सॉरी सवाल नंबर 9 था ये आपका। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 10 की तरफ। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 10 यहाँ पे देख लीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन में सवाल नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, उसके उल्टा क्यों कहा जाता है। और इसमें ना उदाहरण सहित समझाने के लिए पूछा गया है ना, मतलब आपको इसका ना एग्जाम्पल भी देना है। तो आपको पता होगा, ऐसे तो जो मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में उनको तो मैं अक्सर बताता ही रहता हूँ, और जो लोग ऑफलाइन क्लासेस में नहीं है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो समझ लेंगे। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो कुल मिला के समझिए कि आपका प्रैक्टिस सेशन है, रिविजन का सेशन है। ठीक दोस्तों, तो सवाल नंबर 10 यहाँ पे देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया के वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, जितना मैंने आंसर लिखा हुआ है वो आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है ना, तो मैं सिंपली आपको दिखा दे रहा हूँ, दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना है और दोनों का यहाँ पे आपको उदाहरण दे देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेगा ना तो एक नया पदार्थ बनता है। जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक ही पदार्थ 2 या 2 भाग में टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। तो इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के उल्टा यानी कि विपरीत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर 10 आपको समझ में आ गया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे संयोजित करके जुड़ के यहाँ पे H2 बना दिया। जबकि नीचे देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे विद्युत अवघटन हुआ ना तो यहाँ पे वाटर जो है यहाँ पे टूट गया H2 और O2 में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे 11 की तरफ, कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के क्या क्या कमियां थे, लिमिटेशन आपसे पूछा गया, क्या क्या ड्रॉबैक था वो पूछा गया है और किस प्रकार से दूर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसका हम लोग का जो कमियां है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका कमियां मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपके पास कमियां यहाँ पे क्या है, कि उसमें क्या रखा गया था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया गया। दूसरा क्या था कि हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड के अनुसूत्रों को मूलभूत गुणधर्म मानकर तत्वों को वर्गीकरण किया गया था। तीसरा क्या था इसमें कि समान गुणधर्म वाले, है ना, सेम प्रॉपर्टी, समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे उनको मिलाकर पूरी तरीका से मतलब जो है उन्होंने समूह में सजाया, लेकिन उनको पूरी सफलता नहीं मिल पाई। अब मेन जो आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, कि मतलब हम लोग किस प्रकार से इसको मेन पॉइंट लिखेंगे, तो आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइड्रोजन, इसमें समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, इसमें नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैसों का कोई भी प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है ना, तो आपका मेन आपका ड्रॉबैक हो गया। तो इसका जो हम लोग समाधान कैसे किया गया था, बाद में आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था, उसमें इसको जो है मतलब सुधार किया गया। ठीक है दोस्तों, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे हेनरी मोसले वाला। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या कवर किया हुआ है कि कमियां क्या थी, है ना, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी उसकी कमियां क्या थी, हम लोग फिलहाल यहाँ पे लिमिटेशंस यानी कि ड्रॉबैक बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फटाफट हम लोग सवाल नंबर 12 यहाँ पे देख लीजिए कि कार्बन कितने अधिक यौगिक होते हैं, इसके क्या कारण है। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका 2 ही कारण है। पहला है केटिनेशन, है कि नहीं, तो हम लोग केटिनेशन भी यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, और उसके साथ आपके पास है टेट्रावेलेंसी, 2 हमारे पास कारण है। तो दोनों कारण हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और 3 नंबर के लिए आपको आंसर कितना लिखना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, मॉडल आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो मॉडल क्वेश्चन सेट करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों वो झारखंड बोर्ड का है, उसके लिए ऑथोराइज है। लेकिन जो हमारे टीचर्स कम्युनिटी है उसका मेन काम क्या है कि मॉडल आंसर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जितना स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उतना ही आंसर आपको लिखना है, और 3 नंबर आपको पूरा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पहला कारण इसका क्या है, टेट्रावेलेंसी, और दूसरा कारण इसका क्या है, कैटिनेशन यानी कि कार्बन का श्रृंखलन होना। और टेट्रावेलेंसी कहने का मतलब क्या है, कार्बन मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बंधन बना सकता है। ठीक है ना, 4 बंधन बना सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार्बन के प्रमुख गुण यहाँ पे टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन है। इसके परमाणु काफी बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ सहसंयोजी आबंध बनाती है ना,
कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है और कार्बन में स्वतः, स्वतः कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने आप। स्वतः का मतलब क्या होता है, अपने आप। स्वतः जुड़ने के गुण के कारण यह लंबा श्रृंखला बना सकता है, लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मतलब हमारा आंसर हो गया, अधिक मतलब यौगिक बनाने का यही दो कारण है। पहला क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी, और दूसरा क्या हो गया, कैटिनेशन, है कि नहीं, यानी कि कार्बन का श्रृंखलन। बात समझ में आ गया ना। तो ये हो गया आपका 12 नंबर। फटाक से 13 नंबर यहाँ पे देख लीजिए कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। इंसान के अंदर होता है, खून में, है ना, खून का ये काम है। तो दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन किसे कहा जाता है, पूरा थ्योरेटिकल है, इसको हमें समझाना है। तो आपको लिखना कितना है, इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, मॉडल आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मनुष्य में रक्त, रक्त का मतलब क्या होता है, रुधिर यानी कि ब्लड, ठीक है ना। तो रक्त को एक बार शुद्ध अवस्था में, एक और बार अशुद्ध अवस्था में, अर्थात कुल 2 बार, है ना, कुल कितने बार, 2 बार हृदय से गुजरना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या है कि शिराओं, शिरा और धमनी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। तो शिरा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है और हृदय से शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से जो है फुफ्फुस में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड एक बार विसरित हो जाता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा। और इस प्रकार से जो है ऑक्सीजन युक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, वो वाला रक्त यानी वो वाला ब्लड जो होता है दोबारा से हृदय में आ जाता है, जिसे पंप करके हृदय क्या करता है, अलग अलग शरीर के अंगों में पहुंचा देता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 13 नंबर आज का वीडियो का हम लोग आखिरी सवाल यहाँ पे देखते हैं, सवाल नंबर 14 कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आपको मात्र इतना आंसर आपको लिख देना है कि निम्नलिखित रूप से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला क्या है, सौर वाटर हीटर में, है ना, घरों को गर्म करने के लिए। तीसरा फिर आपका हो गया सोलर पैनल में, फिर अनाज को सुखाने के लिए। मेन आपका हो गया सूरज से हमको क्या मिलेगा, विटामिन डी का स्रोत भी है। फिर क्या है, सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सवाल है 14 नंबर तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, वहां पे मैं 5 नंबर वाले सवाल को डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे, और बोर्ड एग्जाम का तैयारी मेरे साथ करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के नए नए वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे प्रिपरेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।